नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से सारे समीकरण बदल रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष जिस तरह से इररिलेवेंट हो गया है, अब देखिए 288 विधानसभा की सीट में से 235 तो एनडीए के पास है, सिर्फ 53 विपक्ष के पास है। ऐसे में इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें इस बात को लेकर काफी चिंतन मनन हो रहा है, चिंतन मनन चल रहा है कि अब वो आगे की राजनीति कैसे करेंगे। और ये दुविधा अगर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो है उद्धव ठाकरे। विधानसभा में उनके सिर्फ 20 सीट हैं। अब सोचिए कि जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उनका क्या हश्र हो गया। दूसरे, अब जो बीएमसी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है मुंबई का, उसको जीतने के लिए उद्धव ठाकरे इतने डेस्परेट हो गए हैं कि उनको राज ठाकरे के सामने झुकना पड़ा है। राज ठाकरे से हाथ मिलाने के लिए वो बेकरार हैं और वोटर को पोलराइज करने के लिए ये राज ठाकरे ने मराठी गैर मराठी को मुद्दा बना दिया। लेकिन ये मराठी और गैर मराठी का जो मुद्दा बनाया और जो मारपीट इन लोगों ने शुरू की, धीरे धीरे उनको ये समझ में बात आई, खास करके कांग्रेस को। मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे कांग्रेस ने लताड़ लगाई है राज ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को और समझाया है कि जो मराठी गैर मराठी का मुद्दा तुम बना रहे हो तो ये ध्यान रखो कि मुंबई में सिर्फ 35 से 40% ऐसे लोग हैं जो मराठी बोलते हैं, मराठी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, और उससे कहीं ज्यादा 42 से 45% के आसपास वहां पे हिंदी बोलने वाले हैं। मतलब अगर आप इन मराठियों को एक तरफ पोलराइज कर रहे हो तो दूसरी तरफ ये जो हिंदी बोलने वाले हैं वो भी पोलराइज हो जाएंगे। और इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसका फायदा देवेंद्र फडणवीस को होगा। यह बात किसने कही है? यह बात कही है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं विजय वट्टादिवार, उन्होंने ये बात कही है। जो विपक्ष के नेता रहे लंबे समय तक महाराष्ट्र में, उन्होंने ये बात कही है और ये समझाया है कि आप जिस मुद्दे को इतना उछाल रहे हो, अल्टीमेटली ये देवेंद्र फडणवीस को ही इससे फायदा होगा, क्योंकि मराठियों से ज्यादा तो आज की तारीख में हिंदी बोलने वाले मुंबई में हैं। तो आप समझिए कि ये मुद्दा भी बिल्कुल उनको महंगा पड़ रहा है, बूमरैंग कर रहा है, जहां तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात है। लेकिन मंशा सिर्फ यही नहीं थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति तो बड़ी कमजोर हो गई है। अब तो हिंदुत्व का मुद्दा भी उनके साथ नहीं रहा, अब तो उनको भी लोग मुस्लिम परस्त कहते हैं। जो उनकी पहचान थी, जो पहचान बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को दी थी हिंदुत्व की, वो तो खत्म हो गई है। तो अब वो किसी तरह से राज ठाकरे से हाथ मिला करके वोटर को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे तो बहुत शातिर आदमी है, वो देवेंद्र फडणवीस के भी संपर्क में रहते हैं, यदा कदा उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। तो मराठी के मुद्दे पे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ दिया, लेकिन जैसे ही ये सर्कुलर आ गया कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में अभी हिंदी उसमें नहीं होगा, देवेंद्र फडणवीस ने एक कमेटी बनाई है, वो समीक्षा करेगी और उसके बाद कोई फैसला होगा। तो फिर राज ठाकरे ने कहा कि चलो ये मुद्दा तो खत्म हो गया, इस पे हम लोग जीत गए, विक्ट्री रैली भी हो गई। लेकिन अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो बीएमसी के चुनाव में साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे तो चाहते हैं कि दोनों पार्टियां साथ में लड़े, वो राज ठाकरे के साथ में लड़े, क्योंकि वो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। 20 सीटें विधानसभा में है, इंडी गठबंधन का जो हश्र है वो तो है ही, और बीएमसी को वो खोना नहीं चाहते, क्योंकि सारी कमाई तो उनकी बीएमसी से ही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बीएमसी का चुनाव वो जीते, और इसके लिए वो राज ठाकरे की मदद चाहते हैं। उनको डर इस बात का है कि भाई बीएमसी में भी वो विधानसभा की तरह इररिलेवेंट ना हो जाए। उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। देखिए विधानसभा में तो एकनाथ शिंदे ने उन्हें पछाड़ ही दिया है, कहाँ उनकी 50 से ज़्यादा सीटें, इनकी सिर्फ 20 सीटें हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को त्याग दिया है, उससे तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि महाराष्ट्र की जनता, खास करके वो जो बाला साहब की शिवसेना को पसंद करती थी, वो उनको त्याग दे और एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसेना का तमगा दे दे। विधानसभा में तो दे ही दिया। तो उद्धव इस खतरे को समझते हैं, इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए भाजपा की मदद चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस से मिन्नतें कर रहे हैं। अब देखिए, ये बाप बेटा जा करके अभी उनसे मिले हैं विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके चैम्बर में,
और जाकर के क्या बातें हुई हैं ये भी खुल के सामने आएंगी। कहने के लिए तो वो गए थे कि वो जो चुनाव होना है वहाँ पे विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका, उस पर बातचीत हुई है, लेकिन बात उससे भी आगे की है। अच्छा, उसके बाद अभी ये खबर आई है रविवार को कि आदित्य ठाकरे जो हैं उसके बाद एक होटल में जाके उनकी मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस के साथ। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उसने इसको डिनाई किया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों पक्षों ने डिनाई किया है, लेकिन देखिए जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। ये पहले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का जाकर के देवेंद्र फडणवीस से विधान परिषद के सभापति के चैम्बर में मिलना और उसके बाद इस मुलाकात की खबर आना, इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कुछ तो बातचीत चल रही है। क्या बातचीत हो सकती है? बिल्कुल स्पष्ट है, उद्धव ठाकरे अपनी जमीन खो चुके हैं और वो अब अपनी पार्टी की जमीन वापस पाना चाहते हैं और उसके लिए वो जोर लगा रहे हैं। और बिना भाजपा के समर्थन के संभव नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा उनको सपोर्ट नहीं करेगी, अगर भाजपा का समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ रहेगा तो जो शिवसेना है, जो शिवसेना की जो पहचान है वो एकनाथ शिंदे के साथ होगी और एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के सर्वमान्य नेता बन जाएंगे। जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर मान लीजिए मुंबई में जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, अगर उसमें भी एकनाथ शिंदे का जबरदस्त प्रदर्शन रहता है और अगर वहां भी वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हैं उद्धव की पार्टी की तुलना में, तो बिल्कुल उसमें तो स्टाम्प लग जाएगा, मुहर लग जाएगा कि वही असली वारिस हैं बाल ठाकरे के, उद्धव ठाकरे नहीं है। और यही चीज है जो उद्धव ठाकरे को डरा रही है और यही वजह है कि वो अब भाजपा की मदद चाहते हैं। और देखिए महाराष्ट्र में ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये उन्होंने जितने ताम झाम से जो इंडी महागठबंधन बनाया था वो सब अब टूटकर ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। आम आदमी पार्टी तो अलग हो ही चुकी है। अभी मॉनसून सत्र से पहले जो ऑनलाइन मीटिंग हुई उसमें तो आम आदमी पार्टी आई नहीं, ममता बनर्जी भी नहीं आने वाली थी, वो तो बाद में वो बनर्जी आ गए, उनके भतीजे आ गए। लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि ममता बनर्जी कब चली जाएंगी कहा नहीं जा सकता। अखिलेश यादव भी जब तक आंख दिखाते ही रहते हैं और महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे भागने की तैयारी में, कब भाग जाएंगे आप कह नहीं सकते, क्योंकि बाप बेटा पहले जाके उद्धव से देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, उसके बाद बेटा जाकर के ऐसी खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस से मिले, तो कुछ तो जल्दबाजी है ना, वो कब भाग जाएंगे आप कह नहीं सकते। और जहां तक शरद पवार की बात है, उनके बारे में तो कई बार खबरें आ रही हैं कि भाई वो कभी भी अपनी पार्टी का मर्जर जो है वो अजीत पवार के साथ कर सकते हैं। तो शरद पवार भी भाग जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी भाग जाएंगे, आम आदमी पार्टी भी भाग गई। कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में उन्होंने जो केरल में बयान दे दिया उससे कम्युनिस्ट पार्टियां खासी नाराज हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई आरएसएस और सीपीएम ये एक जैसे ही हैं और हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है, राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता के रूप में अपने आप को स्वीकार करवाना चाहते हैं, लेकिन उनमें वो क्षमता नहीं है और उनको ये मालूम भी नहीं है कि कैसे घटक दलों को साथ लेके चला जाए। वायनाड में डी राजा की पत्नी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, वो डी राजा कहते रह गए कि भाई ये सीट तो हमारी है, इसको तुम छोड़ दो। राहुल गांधी नहीं माने और डी राजा ने शिकायत भी की है कि आप इतनी सी बात तो मान नहीं सकते, आप गठबंधन क्या चलाएंगे, आपको इस पे सोचना चाहिए। तो आप देखिए आपस में इनकी इतनी लड़ाई है। एक बात तो हर कोई समझता है ना कि अगर राहुल गांधी मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी, तो किसकी कीमत पे होगी? वो इन्हीं पार्टियों की कीमत पे होगी जो इंडी गठबंधन में है। अगर राहुल गांधी को फिर से अपना पुराना वैभव पाना है कांग्रेस का, तो बंगाल में जीतना होगा और बंगाल में जीतने के लिए किसको हराना पड़ेगा? ममता बनर्जी को। उत्तर प्रदेश में किसको हराना पड़ेगा? अखिलेश यादव को। महाराष्ट्र में किसको हराना पड़ेगा? तो ये आप समझिए कि राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है और उनमें इतनी ही समझ नहीं है कि अभी कम से कम जो लोग साथ में हैं उनको साथ में लेकर के चला जाए। इस तरह से एक तरफा वो बात कर लेते हैं। अब देखिए संसद में भी जब वो मुद्दों को उठाते हैं तो अपने सहयोगी दलों से कोई विमर्श नहीं करते। ममता बनर्जी ने इस बात को खुल करके कहा है कांग्रेस की लीडरशिप को कि भाई देखिए ऐसा है कि हर मुद्दा आप ही मत उठाया कीजिए। बंगाल का मुद्दा है तो तृणमूल कांग्रेस उसको उठाएगी, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है तो अखिलेश यादव उठाएंगे, बिहार का मुद्दा है तो तेजस्वी की पार्टी उठाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप हर जगह लीडर मत बन जाइए, क्योंकि हम आपको पूरे इंडी गठबंधन का एकमात्र लीडर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इन लोगों ने पहले भी कह दिया है। और अब जिस तरह से लोग इंडी गठबंधन को छोड़ के भाग रहे हैं तो उससे तो बड़ा स्पष्ट है
इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है और ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये उनके नेतृत्व क्षमता पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और देखिए, महाराष्ट्र में जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात है, वो उद्धव ठाकरे की इस स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। वो जो उद्धव ठाकरे जो मिन्नतें कर रहे हैं, एक तरह से मिन्नत ही है, बाप बेटे मिलते हैं, फिर बेटा जाके मिलते हैं। अच्छा, विधानसभा में उन्होंने मजाक मजाक में न्योता भी दे दिया था उद्धव ठाकरे को, कहा कि भाई देखिए, हम तो विपक्ष में अब 2029 तक नहीं आएंगे, लेकिन आप चाहें तो इधर आ सकते हैं। और उसके बाद उद्धव ठाकरे मिलने पहुंच गए विधान परिषद के सभापति के चैम्बर में। मतलब उनको लगा कि अरे चलो, कोई तो रास्ता देवेंद्र फडणवीस ने हमें दिया है और इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जो न्योता दिया उसके पीछे उनका एक और मकसद था। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो एकनाथ शिंदे हैं, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो एकनाथ शिंदे ने क्या क्या टेंट्रम किया था। तो देवेंद्र फडणवीस असल में एकनाथ शिंदे का भी इलाज चाहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी भी वो टेंट्रम कर रहे हैं अपने मंत्रियों के माध्यम से, या खुद भी कोई चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में वो नहीं आते। उनके जो मंत्री हैं, वो अभी देखा होगा आपने, मराठी और गैर मराठी वाला जो मामला हुआ था, उसमें वो चले गए उसका समर्थन करने के लिए बिना देवेंद्र फडणवीस की इजाज़त लिए हुए। सरकार को एम्बेरस करने की कोशिश थी। तो आप समझिए कि जो एकनाथ शिंदे के इतने पर निकल आए हैं, जो यदा कदा देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते रहते हैं, तो ये जो न्योता दिया उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को, उसके पीछे मंशा ये भी थी कि एकनाथ शिंदे को ये मैसेज भेजा जाए कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो हमारे पास ऑप्शन है। आज हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें लोग मुख्य शिवसेना कहते हैं, अगर हमने अपना पाला बदल लिया तो फिर वो उसमें देर नहीं लगेगी जब उद्धव ठाकरे ही मेन शिवसेना बन जाएंगे। और देखिए, शिंदे को ये बात समझ में आ गई। जैसे ही उनको लगा कि देवेंद्र फडणवीस अगर सीरियस हो गए उद्धव को अपनी तरफ लाने के लिए, तो उनका क्या होगा। जब उनको लगा कि उनका ब्लफ अब नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने तुरंत देवेंद्र फडणवीस को याद दिलाया कि कैसे उनके 40-50 कॉल को उद्धव ने नहीं उठाया था जब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी मदद चाहते थे। जिसके बाद आखिर नहीं माने, उद्धव ठाकरे ने कॉल नहीं उठाया और बाद में उन्होंने अपनी सरकार बना ली, वो अलग बात है। लेकिन उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने लगातार कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, तो शिंदे ने याद दिलाया। तो देखिए, एकनाथ शिंदे में भी बेचैनी है। उनको भी ये लगता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस ने पाला बदल लिया और अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में आ गए, तो फिर तो उनकी स्थिति बड़ी बेकार हो जाएगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि फिर से उन्हें उद्धव ठाकरे के नीचे काम करना पड़ेगा। अगर नीचे काम नहीं भी किया तो भी उद्धव ठाकरे शिवसेना को फिर से उसी स्टेज में ले आएंगे जहां पे ये दो पार्टियां बनने के पहले शिवसेना की स्थिति थी। तो आप समझिए कि एकनाथ शिंदे में भी बेचैनी है और उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल इस बात के लिए बेचैन है कि कब उनको मौका मिले और वो एनडीए को ज्वाइन करें। तो आप समझिए कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो काफी रोचक मोड़ पे पहुंच गई है। ये जो समीकरण है वो कभी भी बदल सकते हैं, नई समीकरण बन सकते हैं महाराष्ट्र में। और इंडी गठबंधन की जहां तक बात है तो वो तो बिल्कुल महाराष्ट्र में तो बेहाल है ही, नेशनल लेवल पे भी इंडी गठबंधन पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरह बिखर रही है और अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वही राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।